नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे इस्मत चुगताई जी की कहानी मुगल का बच्चा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मुगल का बच्चा। फतेहपुर सीकरी के सुनसान खंडहरों में गोरी दादी का मकान पुराने सूखे जख्म की तरह खटकता है। ककिया ईंट का 2 मंजिला घुटा घुटा सा मकान एक मार खाए रूठे बच्चे की तरह लगता था। देखकर ऐसा लगता था कि समय का भूचाल उसकी ढिठाई से विवश होकर आगे बढ़ गया और शाही शानो शौकत पर टूट पड़ा। गोरी दादी झक चांदनी बिछे तख्त पर सफेद बिन दाग कपड़ों में एक संगमरमर का मकबरा मालूम होती थी। सफेद ढेरों बाल, बिना खून की सफेद धोई हुई मलमल जैसी चमड़ी, हल्की नीली आंखें जिन पर सफेदी रेंग आती थी, पहली नजर में सफेद लगती थीं। उन्हें देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती थीं, जैसे बसी हुई चांदनी का गुबार उनके गिर्द छाया हो। न जाने कब से जिए जा रही थीं। लोग उनकी आयु 100 वर्ष बताते थे। खुली खुली गुमसुम प्रकाशहीन आंखों से वे इतने साल क्या देखती रही थीं, क्या सोचती रही थीं, कैसे जीती रही थीं। 12-13 वर्ष की आयु में वे मेरी अम्मा के चचेरे भाई से ब्याही तो गई थीं, मगर उन्होंने दुल्हन का घूंघट भी न उठाया। कंवारपन की 1 शताब्दी उन्होंने इन्हीं खंडहरों में बिताई। जितनी गोरी भी सफेद थी, उतने ही उनके दूल्हा काले सियाह थे, इतने काले कि उनके आगे चिराग बुझे। गोरी भी बुझकर भी धुआं देती रही। शाम को खाना खाकर झोलियों में सूखा मेवा भरकर हम बच्चे लिहाफों में दुबक कर बैठ जाते और पुरानी जिंदगी के पृष्ठ उलटने शुरू हो जाते। बार बार सुनकर भी जी न भरता। अदला बदली कर गोरी भी और काले मियाँ की कहानी दोहराई जाती। बेचारे की अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे कि इतनी गोरी दुल्हन का घूंघट भी न उठाया। अम्मा साल के साल पूरा लाव लश्कर लेकर मायके पर धावा बोल देती। बच्चों की ईद हो जाती। फतेहपुर सीकरी के भेदपूर्ण शाही खंडहरों में आंख मिचौली खेलते खेलते जब शाम पड़ जाती तो खोए खोए अंजनसार वातावरण से डर लगने लगता। हर कोने से साए लपकते, दिल धक धक करने लगते। काले मियाँ आ गए। हम एक दूसरे को डराते, गिरते पड़ते भागते और ककिया ईंट की 2 मंजिला मकान की गोद में दुबक जाते। काले मियाँ हर अंधेरे कोने में भूत की तरह छुपे महसूस होते। बहुत से बच्चे मरने के बाद जब हजरत सलीम चिश्ती के दरगाह पर माथा रगड़ा, तब गोरी बी का मुंह देखना नसीब हुआ। माँ बाप की आंखों की ठंडक गोरी भी बड़ी जिद्दी थी। बात बात पर अटवाती अटवाती लेकर पड़ जाती, भूख हड़ताल कर देती। घर में खाना पकता, कोई मुंह न जुठालता, ज्यों की त्यों मस्जिद में भिजवा दिया जाता। गोरी भी ना खाती तो अम्मा बाबा कैसे निवाला तोड़ते। बात इतनी थी कि जब मंगनी हुई तो लोगों ने मजाक के छींटे कसे। गोरी दुल्हन, काला दूल्हा। मगर मुगल बच्चे मजाक के आदी नहीं होते। 16-17 वर्ष के काले मियाँ अंदर ही अंदर घुटते रहे, जलकर मुरंडा होते रहे। दुल्हन मैली हो जाएगी, खबरदार यह मैले मैले हाथ मत लगाना। बड़े नाजों से पाली है, तुम्हारी तो परछाई पड़ी तो काली हो जाएगी। बड़ा तीहा है, सारी उम्र जूतियां उठवाएगी। अंग्रेजों ने जब मुगल शाही का अंतिम संस्कार किया तो बुरी मुगल बच्चों पर बीती कि वे सबसे ज्यादा पदवियां संभाले बैठे थे। पद और जागीरें छिन जाने के बाद लाख के घर देखते देखते खाक हो गए। बड़ी बड़ी ढंढात्म हवेलियों में मुगल बच्चे भी पुराने सामान की जगह जा पड़े। भौचक्के से रह गए, जैसे किसी ने पैरों तले से तख्ता खींच लिया। तभी मुगल बच्चे अपने घमंड और स्वाभिमान की तार तार चादर में सिमटकर अपने अंदर ही अंदर घुसते चले गए। मुगल बच्चे अपने धुर्रे से कुछ खिसके हुए होते हैं। खरे मुगल की पहचान है
कि उसके दिमाग के 2-4 पेच ढीले या जरूरत से ज्यादा ही तंग होते हैं। आसमान से जमीन पर गिरे तो मानसिक संतुलन डगमगा गए, जीवन के मूल्य गलत सलत हो गए, दिमाग से ज्यादा भावनाओं से काम लेने लगे। अंग्रेजी की नौकरी लानत और मेहनत मजदूरी शान के विरुद्ध। जो कुछ संपत्ति बची उसे बेच बेच कर खाते रहे। हमारे अब्बा के चचा रुपया पैसा की जगह चची के दहेज की पलंगी के पायों से चांदी का पथरा उखेड़ ले जाते थे। जेवर और बर्तनों के बाद टके जोड़े नोच खाते थे। पानदान की कलेहियां सिल बट्टे से कुचल कर टुकड़ा टुकड़ा बेचें और खाएं। घर के मर्द दिन भर पलंग की अदवाइन तोड़ते। शाम को घिसी पिटी अचकन पहनी और शतरंज पच्चीसी खेलने निकल गए। घर की बीबियां छुपकर सिलाई कर लेती। 4 पैसे से चूल्हा जल जाता, या मोहल्ले के लड़कों को कुरान पढ़ा देती तो कुछ नजराना मिल जाता। काले मियाँ ने दोस्तों की छेड़खानी को जी का घाव बना लिया। जैसे मौत की घड़ी नहीं टलती, वैसे माँ बाप की ठहराई हुई शादी न टली। काले मियाँ सिर झुकाए दूल्हा बन गए। किसी सिरफिरी ने ठीक आरसी मसहक शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को आईना और कुरान शरीफ दिखाने की रस्म दूल्हे दुल्हन की एक दूसरे को मुंह दिखाई के समय छेड़ दिया। खबरदार जो दुल्हन को हाथ लगाया, काली हो जाएगी। मुगल बच्चा चोट खाए नाक की तरह पलटा, सिर से बहन का आंचल नोचा और बाहर चला गया। हंसी में खसी हो गई। एक मातम शुरू हो गया। मर्दान खाने में इस त्रासदी की खबर हंसी में उड़ा दी गई। बिना आरसी मसहक के विदाई एक प्रलय थी। खुदा की कसम, मैं उसका घमंड चकनाचूर कर दूंगा। किसी ऐसे वैसे से नहीं, मुगल बच्चे से वास्ता है। काले मियाँ फुंकारे। काले मियाँ कड़ी की तरह पूरी मसहरी पर लेटे थे। दुल्हन एक कोने में गठरी बनी कांप रही थी। 12 वर्ष की बच्ची की औकात ही क्या। घूंघट उठाओ, काले मियाँ फुंकारे। दुल्हन और गुड़ी मुड़ी हो गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, कोहनी के बल उठकर बोले। सहेलियों ने तो कहा था दूल्हा हाथ जोड़ेगा, पैर पड़ेगा, पर खबरदार जो घूंघट को हाथ लगाने दिया। दुल्हन जितनी ज्यादा रोके उतनी ही ज्यादा पवित्र। देखो जी, तुम नवाबजादी होगी अपने घर की, हमारी तो पैर की जूती हो। घूंघट उठाओ, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं। दुल्हन पर जैसे फालिस गिर गया। काले मियाँ चीते की तरह लपक कर उठे, जूतियां बगल में दाबी और खिड़की से गृह वाटिका में कूद गए। सुबह की गाड़ी से वे जोधपुर दंदन आ गए। घर में सोता पड़ा था। एक नौकरानी जो दुल्हन के साथ आई थी जाग रही थी। कान दुल्हन की चीखों की तरफ लगे थे। जब दुल्हन के कमरे से चूं तक की आवाज न आई तो उनके पैरों का दम निकलने लगा। है कैसी निर्लज्ज लड़की है। लड़की जितनी मासूम और कंवारी होगी उतना ही ज्यादा दंद मचाएगी। क्या कुछ काले मियाँ में खोट है। जी चाहा कुएं में कूदकर किस्सा खत्म करें। चुपके से कमरे में झांका तो जी सन्न से हो गया। दुल्हन जैसी की तैसी धरी थी और दूल्हा गायब। बड़े अरुचिकर किस्म के हंगामे हुए। तस्वीरें खींची। बड़ी मुश्किल से दुल्हन ने जो बीती थी वह कह सुनाई। इस पर तरह तरह की बातें होती रहीं। खानदान में 2 पार्टियां बन गईं, एक काले मियाँ की और दूसरी गोरी बी की तरफदार। वह आखिर खुदाए मिजाजी है, उसका हुक्म न मानना गुनाह है। एक पार्टी जमी हुई थी। कहीं किसी दुल्हन ने खुद घूंघट उठाया है, दूसरी पार्टी की दलील थी। काले मियाँ को जोधपुर से बुलाकर दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिशें बेकार हो गईं। वे वहां घुड़सवारों में भर्ती हो गए और बीवी को खाने पीने का खर्चा भेजते रहे। जो गोरी बीवी की अम्मा समधन के मुंह पर मार आती। गोरी भी कली से फूल बन गईं। हर अठवाड़े हाथ पैर में मेहंदी रचाती और बंधे टके दुपट्टे ओढ़ती रहीं और जीती रहीं। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि बाबा के मरने की घड़ी आ पहुंची। काले मियाँ को खबर गई तो न जाने किस मूड में थे, भागे आए। बाबा मौत का हाथ झटक उठ बैठे। काले मियाँ को बुलाया। दुल्हन का घूंघट उठाने की बारीकियों पर सलाह मशविरा हुआ।
काले मियाँ ने सिर झुका दिया, पर शर्त वही रही कि प्रलय हो जाए पर घूंघट दुल्हन को खुद अपने हाथों से उठाना पड़ेगा। किबला ओकाबा में कसम खा चुका हूं और कसम नहीं तोड़ सकता। मुगल बच्चों की तलवारें मंद पड़ चुकी थीं। आपस की मुकदमाबाजी ने सारा कल्फ निकाल दिया था। बस वे मूर्खतापूर्ण जिदें रह गई थीं। एक उम्मीद को वह कलेजे से लगाए बैठे थे। किसी ने काले मियाँ से ना पूछा कि तुमने ऐसी मूर्खतापूर्ण कसम खाई ही क्यों कि अच्छी भली जिंदगी कष्ट बन जाए। खैर साहब, गोरी भी फिर से दुल्हन बनाई गई। ककिया ईंट वाला मकान फिर फूलों और खुशबुओं से महक उठा। अम्मा ने उसे समझाया, तुम उसकी विवाहता हो बेटी जान, घूंघट उठाने में कोई ऐब नहीं। उसकी जिद पूरी कर दो, मुगल बच्चा की आन रह जाएगी, तुम्हारी दुनिया संवर जाएगी, गोदी में फूल बरसेंगे, अल्लाह रसूल का हुक्म पूरा होगा। गोरी भी सिर झुकाए सुनती रही। कच्ची कली 7 साल में नव युवा कयामत बन चुकी थी। सुंदरता और यौवन का एक तूफान था जो उनके शरीर से फूटा निकलता था। औरत काले मियाँ की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इंद्रियां इसी एक बिंदु पर केंद्रित थीं, मगर उनकी कसम एक कीलदार लोहे के गोले की तरह उनके हलक पर फंसी हुई थी। उनकी कल्पना ने 7 वर्ष आंख में चौली खेली थी। उन्होंने 20 घूंघट नोच डाले। रंडीबाजी, लौंडेबाजी, बटेरबाजी, कबूतरबाजी, अर्थात कोई बाजी न छोड़ी। मगर गोरी बी के घूंघट की चोट दिल में पंजे गाड़े रही, जो 7 साल तक सहलाने के बाद जख्म बन चुकी थी। इस बार उन्हें विश्वास था कि उनकी कसम पूरी होगी। गोरी भी ऐसी अकल की कोरी नहीं कि जीने का यह आखिरी अवसर भी गंवा दें। 2 उंगलियों से हल्का फुल्का आंचल ही तो सरकाना है, कोई पहाड़ तो नहीं ढूंढे। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने बड़ी नरमी से कहना चाहा, मगर मुगलई दबदबा आड़े आ गया। गोरी भी घमंड से तमतमाई सन्नाटे में बैठी नहीं। आखिरी बार हुक्म देता हूं, घूंघट उठा दो, वरना इसी तरह पड़ी सड़ जाओगी। अब गया तो फिर नहीं आऊंगा। मारे गुस्से के गोरी भी लाल भभूका हो गई। काश उनके सुलगते गालों से एक शोला लपकता और वह मनहूस घूंघट जलकर खाक हो जाता। बीच कमरे में पड़े काले मियाँ कौड़ियाले सांप की तरह झूमते रहे, फिर जूते बगल में दबाए और गृह वाटिका में उतर गए। अब वह गृह वाटिका कहाँ? इधर पिछवाड़े लकड़ियों की टाल लग गई। बस 2 जामुन के पेड़ रह गए थे, 1-2 पुरानी बेलें चमेली की क्यारियां, गुलाबों के झुंड, शहतूत और अनार के पेड़ कब के लुट-पुट गए। जब तक मां जिंदा रही, गोरी बी को संभाले रही। उनके बाद यह ड्यूटी खुद बी ने संभाल ली। हर जुमरात को मेहंदी पीसकर पाबंदी से लगाती, दुपट्टा रंग चुनकर टांगती और जब तक ससुराल जिंदा रही त्योहार पर सलाम करने जाती रही। अब के जो काले मियाँ गए तो गायब हो गए। वर्षों उनका सुराग न मिला। माँ बाप रो रो कर अंधे हो गए। वे न जाने किन जंगलों की खाक छानते फिरे। कभी खानकाहों में उनका सुराग मिलता, कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े मिलते। गोरी बी के सुनहरी बालों में चांदी घुल गई। मौत की झाड़ू काम करती रही। आसपास की जमीनें, मकान कौड़ियों के मोल बिकते गए। कुछ पुराने लोग जबरदस्ती डट गए। कंजड़े कसाई आन बसे। पुराने महल ढहकर नई दुनिया की बुनियाद पड़ने लगी। परचून की दुकान, डिस्पेंसरी, एक मरघल्ला सा जनरल स्टोर भी उगाया, जहां एल्युमिनियम की पतीलियां और लिप्टन चाय के पैकेट लटकने लगे। एक पक्षाघातग्रस्त मुट्ठी की दौलत रिसकर बिखर रही थी। कुछ सावधान उंगलियां समेटने में लगी थीं। जो कल तक अदवाइन पर बैठते थे, झुक झुक कर सलाम करते थे, आज साथ बैठना शान के विरुद्ध समझते थे। गोरी भी का जेवर आहिस्ता आहिस्ता लाला की तिजोरी में पहुंच गया। दीवारें ढह रही थीं, छज्जे झूल रहे थे। बचे कुचे मुगल बच्चे अफीम का अंटा निगलकर पतंगों से पेंच लड़ा रहे थे, तीतर बटेर सिधार रहे थे और कबूतर की दुमों के पर गिनकर हलकान हो रहे थे। शब्द मिर्जा, जो कभी शान और दबदबे की निशानी समझा जाता था, मजाक बन रहा था।
गोरी भी कोल्हू के अंधे बैल की तरह जीवन के छकड़े में जुटी अपने धुर्रे पर घूमे जा रही थी। उनकी नीली आंखों में अकेलेपन ने डेरा डाल दिया था। उनके लिए तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं कि उन पर जिन्नों का बादशाह आशिक था। ज्यों ही काले मियाँ उनके घूंघट को हाथ लगाते, झट तलवार निकालकर खड़ा हो जाता। हर जुम्मा रात को शाम की नमाज के बाद वजीफा पढ़ती हैं तो सारा आंगन कौड़ियाले सांपों से भर जाता है। फिर सुनहरी कलगी वाला सांपों का बादशाह अजगर पर सवार होकर आता है। गोरी भी की किरत पर सिर धुनता है, पर पौ फटते ही सब नाग विदा हो जाते हैं। जब हम यह किस्से सुनते तो हमारे कलेजे उछलकर हलक में फंस जाते और रात को सांप की फुंकारें सुनकर सोते में चौंक कर चीखें मारते। गोरी बी ने सारी उम्र कैसे कैसे नाक खिलाए होंगे, कैसे अकेली नामुराद जिंदगी का बोझ ढोया होगा। उनके रसीले होठों को कभी किसी ने नहीं चूमा। उन्होंने शरीर की पुकार को क्या जवाब दिया होगा। काश यह कहानी यहीं खत्म हो जाती, मगर किस्मत मुस्कुरा रही थी। पूरे 40 वर्ष बाद काले मियाँ खुद आ धमके। उन्हें तरह तरह की लाइलाज बीमारियां लगी हुई थी। पोर पोर सड़ रही थी, रोम रोम रिस रहा था, बदबू के मारे नाक सड़ी जाती थी। बस आंखों में हसरतें जाग रही थीं, जिनके सहारे जान सीने में अटकी हुई थी। गोरी भी से कहो मुश्किल आसान कर जाए। एक कम 60 की दुल्हन ने रूठे दूल्हा मियाँ को मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। मेहंदी घोलकर हाथ पैरों में रचाई, पानी समोकर पिंडा पाक किया, सुगाग का चकटा हुआ तेल सफेद लटों में बसाया, संदूक खोलकर बोर बोर टपकता झड़ता वरी का जोड़ा निकालकर पहना और उधर काले मियाँ दम तोड़ते रहे। जब गोरी भी शर्माती लजाती धीरे धीरे कदम उठाती उनके सिरहाने पहुंची तो झलंगे पर चकियट तकिए और गोदड़ बिस्तर पर पड़े हुए काले मियाँ की मुट्ठी भर हड्डियों पर जिंदगी की लहर दौड़ गई। मौत के फरिश्ते से उलझते हुए काले मियाँ ने हुक्म दिया, गोरी भी घूंघट उठाओ। गोरी भी के हाथ उठे मगर घूंघट तक पहुंचने से पहले गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। वह बड़ी शांति से अकड़ू बैठ गईं। सुहाग की चूड़ियां ठंडी की और रणापे का सफेद आंचल माथे पर खिंच गया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।